अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे होंगे, उनसे नॉलेज गेन कर रहे होंगे। आज के हम लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं जी? आज के हम लेक्चर में यूज केस रियलाइजेशन के बारे में देखेंगे, विजिबिलिटी देखेंगे। उसके अलावा जो ग्राफ पैटर्न है हमारे पास, उसमें से जो 5 हमने लास्ट अपना जो था लेक्चर उसमें कवर किए थे, जबकि बाकी के जो 4 हमारे ग्राफ पैटर्न रहते थे वो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी यूज केस रियलाइजेशन। हाउ अ पार्टिकुलर यूज केस इज रियलाइज्ड इन द डिजाइन मॉडल इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेटिंग ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले इसको देख लेते हैं जी, यूज केस हमारे पास होता क्या है, ये क्या चीज है और इसको हम कैसे एड्रेस करेंगे। A use case realization describes how a particular use case is realized within the design model in terms of collaborating objects। यानी यूज केस हमारे पास क्या है जी, ये जो पार्टिकुलर यूज केसेस है उसको रियलाइज हम करते हैं डिजाइन मॉडलिंग में। कैसे जी, किस टर्म में जी? कोलैबोरेटिंग ऑब्जेक्ट्स की टर्म में। More precisely, a designer can describe the design of one or more scenarios of a use case. Each of these is called use case realization। यानी वो जो हमारा डिजाइनर था, वो जो सिनेरियोस को डिजाइन कर रहा था यूज केस के, यानी हमारे पास क्या आता था जी, हमारे पास हमारा क्लाइंट आता था, वो अपने ना बिजनेस मॉडल के बारे में हमें बताता था। वो हमें बताता था कि ये जो है ना फंक्शनैलिटी मैंने परफॉर्म करवानी है, ये मेरे गोल्स होंगे जो मुझे ना इस सिस्टम के थ्रू अचीव करने हैं। तो उसको देखते हुए क्या करते थे जी, हम सिनेरियोज बनाते थे। वो हमारे पास सिनेरियोज होते थे, वो सिनेरियोज बता रहा होता था और उससे रिलेटेड क्या करते थे जी, हम यूज केसेस वगैरह बनाते थे। उनको हम क्या कह सकते हैं जी? These called a use case realization। Use case realization is a UP term, यानी unified process term, used to remind us of the connection between the requirements expressed as use cases and the object design that satisfy the requirement। यूज केस रियलाइजेशन क्या है जी? ये हमारे पास यूनिफाइड प्रोसेस की टर्म है जो हमें याद दिलाती है जी कनेक्शंस के बारे में, किन चीजों के दरमियान में जी, हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हमने यूज केसेस में एक्सप्रेस की हैं और हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हमने डिजाइन किया है उन रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए। UML diagrams are a common language to illustrate use case realization। We can apply principles and patterns of object design such as information expert and law coupling during this use case realization design work। UML diagrams क्या है जी? हमारे पास कॉमन लैंग्वेज है किस चीज को इलिस्ट्रेट करने के लिए जी? हमारे यूज केस रियलाइजेशन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको इलिस्ट्रेट करने के लिए हमारे पास ना यूएमएल डायग्राम्स हैं, कॉमन लैंग्वेज के तौर पर हम इनको यूज करते हैं। यानी इनके थ्रू हम क्या करेंगे जी? यूज केस रियलाइजेशन परफॉर्म करेंगे। वी कैन अप्लाई प्रिंसिपल पैटर्न्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिजाइन। यानी हम क्या करेंगे जी? प्रिंसिपल्स और पैटर्न्स को किसके? ऑब्जेक्ट डिजाइन के प्रिंसिपल पैटर्न्स को अप्लाई करेंगे जी। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जी, इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट को, लो कपलिंग को। तो ये कैसे परफॉर्म होना है, ये कहाँ पर परफॉर्म होना है? ये हमारे यूज केस रियलाइजेशन में हम ये चीजें परफॉर्म करेंगे। डिजाइन एक्टिविटीज। During design and coding, we apply various object-oriented design principles such as the GRASP and GOF Gang of Four patterns। अच्छा जी, कोडिंग और डिजाइनिंग के दौरान हम क्या कर रहे होते हैं जी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे होते हैं। कैसे जी? ग्राफ पैटर्न हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था जी? क्रिएटर पढ़ा था, इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट पढ़ा था, कपलिंग पढ़ी थी, क्वेश्चन पढ़ी थी, कंट्रोलर पढ़ा था। ये सारी क्या चीजें थी जी? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के डिजाइन प्रिंसिपल से, ये हमारे पास पैटर्न से हमने ये बात की थी।
उसके अलावा गैंग ऑफ फोर जो है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में आने वाले जो हमारा होगा उसमें हम देखेंगे गैंग ऑफ फोर क्या चीज है, और आज के लेक्चर में भी ना थोड़ा सा इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। Our metaphor is responsibility driven design RDD because our chief design emphasizes is on assigning responsibilities to objects। अच्छा ये बात जो थी ये असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ऑब्जेक्ट वाली, ये ना हमने अपने लास्ट लेक्चर में वो जो पैटर्न्स वगैरह पढ़े थे, ग्राफ पैटर्न्स पढ़े थे, उसमें ना हमने स्नेक एंड लैडर के साथ जो एग्जांपल देखी थी उसमें हम क्या कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर रहे थे अपने ऑब्जेक्ट्स को। ये सारी चीजें जो है ना ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर रखी हैं, तो इन पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। Responsibilities and methods. Responsibilities are realized as method, यानी responsibilities को हम क्या कर सकते हैं जी, as a method हम उसको realize कर सकते हैं। जबकि method हमारे पास क्या है, a method defines the behavior of the object that are created from the class, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि a method is an action that an object is able to perform। तो हमने क्या करना है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एज अ मेथड रियलाइज करना है। अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग डिजाइन प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन पैटर्न्स ऑफ असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा हमारे पास जो अप्रोच हम यूज कर रहे हैं वो किस चीज पर बेस कर रही है जी, वो हमारे पास पैटर्न्स ऑफ असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर बेस कर रही है। और हम उसको क्यों यूज कर रहे हैं जी, उसे सिस्टम के अंडरस्टैंडिंग के लिए, या यूजिंग डिजाइन प्रिंसिपल, जो हम डिजाइन प्रिंसिपल्स यूज करेंगे, जो पैटर्न्स यूज करेंगे उनके लिए यूज हो रही है जी। और बेस किस पर कर रही है, ये हमारे पैटर्न्स पर, पैटर्न ऑफ असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ये अप्रोच जो होगी वो बेस कर रही होगी। डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास क्या है जी, इसको हम यूं डिफाइन कर लेते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन ऑफ अ क्लासिफायर। यानी ये जो हमारा क्लासिफायर है उसका कॉन्ट्रैक्ट जो ऑब्लिगेशन है जी, उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, नोइंग एंड डूइंग। पहले हम नोइंग को देख लेते हैं जी, फिर हम डूइंग को देख लेंगे। Knowing responsibilities of object includes knowing about private encapsulation data, यानी जो हमारा प्राइवेट इनकैप्सुलेशन डाटा होगा उसके बारे में हमारे ऑब्जेक्ट को क्या होगा जी, नॉलेज होगी। दूसरी चीज आ जाती है जी हमारे पास नोइंग अबाउट रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, यानी जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी जी, हमारे ऑब्जेक्ट को नॉलेज होगा ताकि कोलैबोरेशन जो है बेहतर तरीके से परफॉर्म की जा सके, और इस जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जा सके। तीसरी चीज है जी हमारे पास नोइंग अबाउट थिंग्स इट कैन ड्राइव और कैलकुलेटेड, यानी उन चीजों के बारे में जी उसको जानकारी होगी, इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगा उसके पास, जो चीजें जी ड्राइव हो रही हैं और कैलकुलेट हो रही हैं, ये हमारे पास आ जाता है जी नोइंग। नोइंग के बाद हमारे पास आ जाता है जी डूइंग। डूइंग क्या है, नोइंग में हमने देखा कि उसके पास था इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज था दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, या जो चीजें उससे ड्राइव हो रही थी, कैलकुलेट वगैरह था, उनसे रिलेटेड नॉलेज को ना हम नोइंग कह रहे थे। अच्छा डूइंग में हमारे पास क्या है जी, डूइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्लूड, पहला क्या चीज है हमारे पास आ जाती है जी, डूइंग समथिंग इटसेल्फ सच एज क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट और डूइंग अ कैलकुलेशन, यानी और क्या काम हो रहा है जी, और इटसेल्फ कुछ चीजें परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट को वो क्रिएट कर रहा है या कोई कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म कर रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं जी, डूइंग समथिंग इटसेल्फ। दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है जी इनिशियलाइजिंग एक्शन इन अदर ऑब्जेक्ट्स, यानी दूसरे ऑब्जेक्ट्स में ना वो एक्शंस को इनिशियलाइज कर रहा है ताकि जो ऑब्जेक्ट हैं वो कोई स्पेसिफिक एक्शन जो परफॉर्म करने जा रहे थे वो परफॉर्म कर सके।
तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है जी कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज इन अदर ऑब्जेक्ट्स, यानी दूसरे ऑब्जेक्ट्स में जो चीजें जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, उनको क्या कर रहा है जी, इधर हमारा ऑब्जेक्ट जो है उनको कंट्रोल कर रहा है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना रहा है ताकि चीजें जो है अच्छे से परफॉर्म हो सके, दूसरे ऑब्जेक्ट जो है वो चीजें स्मूथली परफॉर्म कर सकें। ये तीन फंक्शन हमारे पास क्या आ जाते हैं जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। कौन सी? डूइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पैटर्न्स, पैटर्न्स क्या है जी हमारे पास? प्रिंसिपल्स एंड idioms codified in a structured format describing the problem, solution and given a name are called patterns। पैटर्न हमारे पास क्या है जी? बेसिकली ये कोडिफाइड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है जी हमारे पास किस चीज का जी? प्रिंसिपल और इडियम्स का। और किस चीज को ये डिस्क्राइब कर रहा है? हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्यूशन को डिस्क्राइब कर रहा है, उनका पेयर बना रहा है, प्रॉब्लम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है और उसके सॉल्यूशन के बारे में हमें बता रहा है। इसका एक नाम होता है और इसको ना एज अ होल इन चीजों को हम क्या कह रहे होते हैं? इनको हम पैटर्न बोल रहे होते हैं। A new pattern is an oxymoron, यानी ये न्यू पैटर्न जो है ये क्या है जी? हमारे पास समझ तो आ रहा है न्यू पैटर्न वगैरह की कोई चीज होती है, ये क्या होते हैं जी? पैटर्न आर ट्राइड एंड ट्रू एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। यानी पैटर्न हमारे पास क्या है जी? ये इन चीजों को हमने बार बार ट्राई कर चुके हुए हैं, यानी कोई प्रॉब्लम आती थी उसके लिए हम ना एक सोल्यूशन देते थे, फिर प्रॉब्लम आई वो, फिर उसके लिए हमने वही सोल्यूशन दिया। यानी ये क्या चीजें है? बार बार ट्राई की गई चीजें हैं और हर बार ये क्या साबित हुई है? ट्रू साबित हुई है, इन्होंने काम कर दिखाया है। ये क्या है? एस्टेब्लिश वे ऑफ डूइंग थिंग्स हैं, जिनको हम पैटर्न्स बोलते हैं। दे आर नॉट न्यू थिंग्स और न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी ये नई चीजें नहीं है, गैर आजमूदा चीजें नहीं है, ये हमारी आजमाई हुई चीजें हैं। डेफिनेशन ऑफ पैटर्न। पैटर्न की डेफिनेशन क्या है जी हमारे पास? Pattern is a named problem solution pair that can be applied in new context with advice on how to apply it in novel situations and discussion of its trade-off। यानी प्रॉब्लम ये हमारे पास पैटर्न क्या चीज है जी? ये नेम्ड है प्रॉब्लम सॉल्यूशन पेयर, यानी एक हमारे पास प्रॉब्लम दी गई है, उसका आगे ना सॉल्यूशन बताया गया है, पेयर की फॉर्म में है और इनको ना एक नाम दे दिया गया है। ये बताते हैं जी हमें कि जब नई सिचुएशन में इसको अप्लाई करना है तो उसके बारे में ये एडवाइस हमें देते हैं। उसके अलावा ये हमें डिस्कशन भी प्रोवाइड करते हैं किस चीज पर जी? उसके ट्रेड ऑफ पर, यानी अगर हम ये पैटर्न अप्लाई करेंगे तो इसके फायदे क्या होंगे और फायदों के साथ साथ हमें ये बताएंगे कि इसके ट्रेड ऑफ क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे, यानी किन चीजों पर हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा इस पैटर्न को यूज करते हुए। नेमिंग पैटर्न्स। ऑल पैटर्न्स हैव सजेस्टिव नेम्स, यानी तमाम जो पैटर्न्स हैं हमारे पास उनके कोई ना कोई नाम्स वगैरह होते हैं। ये नहीं होता कि बगैर नाम के हमने किसी पैटर्न को सेव कर रखा है, हमेशा उसका कोई ना कोई नाम होगा। नेमिंग अ पैटर्न टेक्निक और अ प्रिंसिपल हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस, यानी किसी भी पैटर्न टेक्निक या प्रिंसिपल को नाम देने के ना ये एडवांटेजेस जो है ये हमें बताए गए हैं जी, इनको देखते हैं। नंबर वन जी हमारे पास क्या है? It supports chunking and incorporating that concept into our understanding and memory। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लास्ट लेक्चर में अपना देखा था, ग्राफ पैटर्न्स वगैरह देखे थे, उसमें क्या था जी? एक हमारे पास क्रिएशनल था, एक हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट था, लो कपलिंग थी, कोहेशन था, कंट्रोलर था। इनके नाम ही हमने ऐसे रखे हुए थे कि इनका जैसे ही नाम आता था ना तो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट्स जो होते थे उनसे रिलेटेड जो होती थी अंडरस्टैंडिंग वगैरह, जो हमने मेमोरी सेव कर रखी होती थी, वो क्या होना शुरू हो जाती थी? रिट्रीव होना शुरू हो जाती थी। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि लो कपलिंग होगा हमारे पास,
तो इससे हमें क्या पता चला था कि इसमें ना चीजों जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें डिपेंडेंसी लेवल जो होगा ना वो कम होगा। इस तरह हाई क्वेश्चन था, हाई क्वेश्चन में हम नाम लेते ही हमें पता चला था कि इसमें जो फंक्शनैलिटी होगी वो वेरियस ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में डिवाइडेड होगी, सारे ऑब्जेक्ट्स मिलकर वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होंगे। कंट्रोलर था, उसमें क्या था जी, चीजों को कंट्रोल कर रहा होगा। ये सारे नाम जो थे ना हम इसलिए रखते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंडिंग में हमारी जो है ना ये मदद कर सकें। जैसे नाम लें पैटर्न का तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन में भी ये मदद फराहम करेगा। अगर ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही है उसमें ये क्या चीज प्रोवाइड करेगा जी, ये फैसिलिटेट करेगा उस कम्युनिकेशन को। अगर हमने पैटर्न्स के नाम रखे हुए हैं और अगर हमने नाम नहीं रखे हुए तो ये चीजों को क्या कर देगा, कंफ्यूज कर देगा, हमारे लिए चीजें कंफ्यूज हो जाएंगी। विजिबिलिटी हमारे पास क्या चीज है जी, इसको देख लेते हैं कि विजिबिलिटी होती क्या है, कैसे काम करती है। Visibility is the ability of one object to see or have reference to another object। यानी ये क्या है जी, हमारे ऑब्जेक्ट की एबिलिटी है कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट को देख सकता है या उसको क्या कर सकता है, हैव रेफरेंस टू अनदर ऑब्जेक्ट, रेफरेंस दे सकता है उसकी। विजिबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर वन ऑब्जेक्ट टू मैसेज अनदर, यानी दूसरे ऑब्जेक्ट को हम उसी सूरत में मैसेज कर सकेंगे अगर वो उस ऑब्जेक्ट के लिए विजिबल होगा। एट्रीब्यूट विजिबिलिटी हमारे पास क्या है जी, y इज एन एट्रीब्यूट ऑफ क्लास x। पैरामीटर विजिबिलिटी, y इज पैरामीटर ऑफ मेथड x। लोकल विजिबिलिटी, y इज अ लोकल ऑब्जेक्ट इन द मेथड ऑफ क्लास x। जबकि ग्लोबल विजिबिलिटी हमारे पास क्या है जी, y इज ग्लोबली डिपेंडेंट। ये हमारे पास जी कुछ विजिबिलिटी के बारे में थी चीजें। ग्राफ पैटर्न्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे जी, हमारे पास 9 बेसिक ग्राफ पैटर्न्स थे। उसमें पहले था जी हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट, क्रिएटर, हाई क्वेश्चन, लो कपलिंग, कंट्रोलर, पॉलीमॉर्फिज्म, प्योर फैब्रिकेशन, इंटरैक्शन, प्रोटेक्टेड वेरिएशन। अच्छा, इसमें से ना ये जो 5 पहले पैटर्न्स थे हमारे पास ग्राफ पैटर्न्स, ये हमने ना लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब हम जो बाकी 4 इसके पैटर्न रह गए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। ग्रास पैटर्न जो हमारे पास बाकी 4 रह गए थे, पॉलीमॉर्फिज्म, प्योर फैब्रिकेशन, इनडायरेक्शन, प्रोटेक्टेड वेरिएशन, इनको देख लेते हैं जी अपने इस सेशन में। ग्रास पैटर्न में जी हमारे पास 6 नंबर पर आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है जी, इसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, उसका हमने पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से सॉल्यूशन क्या देना है देख लेते हैं जी। पहले प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है। इसमें जी हमारे पास प्रॉब्लम है जी कि हाउ टू हैंडल अल्टरनेटिव्स बेस्ड ऑन टाइप्स, यानी टाइप्स पर जो बेस करे होते हैं अल्टरनेटिव्स, उनको हैंडल कैसे करना है जी। हमने हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही थी कंडीशनल थीम्स भी, हाउ टू डिजाइन प्लगेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। अच्छा, हमने जो प्लगेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिजाइन कैसे करना है, ये दो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें फेस करनी पड़ी थी ऑब्जेक्ट्स में। तो इसका जो हमने सॉल्यूशन दिया जी, पैटर्न हमने सेव कर रखा था पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से ग्राफ पैटर्न्स में, तो उसकी मदद से हम सॉल्यूशन दे रहे हैं जी इसका। When the related alternatives or behavior vary by type, assign responsibility for the behavior using polymorphism operations। यानी हमने क्या किया जी, उनको जब रिलेटिव अल्टरनेटिव जो हमारे पास थे या हमारे पास बिहेवियर जो थे उनकी टाइप्स वगैरह मुख्तलिफ थी जो हमारे पहले जो ऑब्जेक्ट्स हम यूज कर रहे थे उनसे, तो हमने क्या किया जी, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर दी बिहेवियर्स के लिए, किसको इस्तेमाल करते हुए, पॉलीमॉर्फिक ऑपरेशंस को यूज करते हुए।
ये इसका हमने सोल्यूशन प्रोवाइड किया थी, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही थी अल्टरनेटिव्स को हैंडल करने में, जो हमारे पास टाइप्स डिफरेंट टाइप्स के आ रहे थे। कोई भी हम पैटर्न यूज कर रहे होते हैं ना, तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ ट्रेड ऑफ्स होते हैं। तो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म्स के बेनिफिट्स क्या हैं जी, उनको देख लेते हैं। पहला हमारे पास बेनिफिट है जी कि एक्सटेंशंस रिक्वायर्ड फॉर न्यू वेरिएशन आर इजी टू ऐड। यानी वो जो नई चीजें हम कर रहे थे, वेरिएशंस वगैरह ऐड कर रहे थे, उनके लिए जो एक्सटेंशन रिक्वायर्ड थी वो हम क्या कर सकते हैं जी, इजीली ऐड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास बेनिफिट इसका क्या है, न्यू इम्प्लीमेंटेशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट अफेक्टिंग क्लाइंट्स। यानी क्लाइंट्स को इफेक्ट किए बगैर हम नई इम्प्लीमेंटेशंस को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं बगैर क्लाइंट को इफेक्ट किए। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है जी, इसका बेनिफिट है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का। ये हमारे पास एग्जांपल है जी पॉलीमॉर्फिज्म की, इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास ये एक पॉइंट ऑफ सेल का है और उसका पेमेंट का मॉड्यूल है हमारे पास। इसमें क्या हो रहा है जी, इसमें बाय पॉलीमॉर्फिज्म ईच पेमेंट शुड ऑथराइज इटसेल्फ। यानी पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू क्या हो रहा है जी, हर पेमेंट जो है वो खुद को क्या कर रही है, ऑथराइज कर रही है। ये हमारे पास एग्जांपल है जी पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म के बाद जी हमारे पास ग्राफ पैटर्न में आ जाते हैं हमारे पास प्योर फैब्रिकेशन। प्योर फैब्रिकेशन क्या चीज है जी, इसमें प्रॉब्लम हमारे पास क्या आएगी, क्या चीज हमें फेस करनी पड़ेगी और उसका हमने सोल्यूशन कैसे देना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जी इसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्या आनी है। विच ऑब्जेक्ट शुड हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किस ऑब्जेक्ट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जी, कब, व्हेन यू डू नॉट वांट टू वायलेट हाई कोहेशन एंड लो कपलिंग और अदर गोल। जब आप क्या कर रहे होगे जी, हाई कोहेशन और लो कपलिंग को वायलेट नहीं करना चाह रहे, अदर गोल पर जो आप ट्रेड ऑफ नहीं करना चाह रहे, तो किस ऑब्जेक्ट के पास जी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। बट सोल्यूशन ऑफर्ड बाय इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स आर नॉट अप्रोप्रिएट। इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट जो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था वो क्या है जी, हमारे लिए अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस नहीं है, हमारे प्रॉब्लम से मुताबिकत नहीं रख रही, हमारे प्रॉब्लम को सही तरह सॉल्व नहीं कर रही। तो जी आप क्या करना है, हमने एक बल्कि और हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है जी। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि हमारे पास असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ओनली डोमेन लेयर सॉफ्टवेयर क्लासेस लीड टू प्रॉब्लम्स इन टर्म ऑफ पुअर कोहेशन और कपलिंग, लो रीयूज। ये हमारे पास क्या हो सकती है जी, दूसरी हमारी प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें ये बात हो रही है कि अगर हम हमारी जो डोमेन लेयर सॉफ्टवेयर क्लासेस थी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर दें, तो वो कहाँ लेकर जाएंगी, वो जी हमें प्रॉब्लम्स की तरफ लेकर जाएंगे इन टर्म ऑफ पुअर कोहेशन और कपलिंग। और इसमें हमारा जो रीयूज क्या हो जाएगा, रीयूज का हमारा फैक्टर जो है वो लो हो जाएगा। ये दो हमारे पास प्रॉब्लम है जी प्योर फैब्रिकेशन की। नेक्स्ट स्लाइड में इनका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा जी, लास्ट स्लाइड में जो हमने दो प्रॉब्लम्स देखी हैं उनको देख लेते हैं जी। प्योर फैब्रिकेशन पैटर्न जो था हमारे पास ग्राफ पैटर्न में, जो हम सातवां पैटर्न पढ़ रहे हैं, इसमें देख लेते हैं जी हम इसका सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करेंगे इस प्रॉब्लम का, जो हम लास्ट स्लाइड में देखी है। सोल्यूशन है जी हमारे पास, assign a highly cohesive set of responsibilities to an artificial or convenient class that does not represent a problem domain concept। यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं जी, वो क्लास जो हमारे प्रॉब्लम डोमेन कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, या जिसे हम आर्टिफिशियल क्लास कह रहे थे, उसको हम क्या कर रहे हैं जी, हाईली कोहेसिव सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर रहे हैं, ताकि वो जो हमारी लास्ट प्रॉब्लम आ रही थी उसको क्या किया जा सके जी, उसको एड्रेस किया जा सके। डिजाइन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज डिवाइडेड इनटू रिप्रेजेंटेशनल डिकम्पोजिशन, बिहेवियरल डिकम्पोजिशन। यानी जो हमारे पास
ऑब्जेक्ट का डिजाइन था उसको हमने क्या कर दिया जी, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को हमने कह रहे हैं जी रिप्रेजेंटेशनल डिकम्पोजिशन और दूसरे को हम कह रहे हैं बिहेवियरल डिकम्पोजिशन। इसका हमारे पास ये बेनिफिट क्या होगा, हाई कोहेशन यानी कोहेशन का लेवल जो था वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, हाई कोहेशन अचीव होगी, यानी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनके दरमियान में फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही थी उनकी तादाद इंक्रीज हो जाएगी। इससे क्या होगा, हाई कोहेशन को अचीव करने में हमें हेल्प मिलेगी। जबकि दूसरा क्या होगा जी, हम रीयूज पोटेंशियल, यानी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी, लास्ट स्लाइड में हमने देखी थी। प्योर फैब्रिकेशंस को समझने के लिए जी ये एग्जांपल एक देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है जी, सपोज इन द पॉइंट ऑफ सेल एग्जांपल that support is needed to save sale instances in a database by information expert. There is some justification to assign this responsibility to sale class. However, the task requires a relatively large number of supporting database oriented operations and the sale class become less cohesive. The sale class has to be coupled to the database, increasing its coupling. Saving object in a database is a very general task for which many classes need support. Placing these responsibilities in the sale class suggests there is going to be poor reuse or lot of duplication in the other classes that do the same thing. अच्छा, क्या हो रहा था जी, हमने कोई चीज सेव करवानी थी अपने डेटाबेस में, इंस्टेंस सेव करवाना था सेल का, तो उसके लिए क्या किया जी, हमने एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट जो हमारे पास था उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जी। इसमें क्या हुआ जी, हमारी जो क्लास थी, सेल क्लास थी, वो डेटाबेस के साथ क्या हो रही थी, कपल हो रही थी। जिससे क्या हो रही थी, उसकी कपलिंग इंक्रीज हो रही थी, यानी डिपेंडेंसी फैक्टर हमारे पास बढ़ रहा था जो हमने नहीं बढ़ाना था। जबकि दूसरी सूरत क्या थी जी, कि relatively large number of supporting database oriented operations and the sale class becomes less cohesive, यानी उसकी जो फंक्शनैलिटी थी वो एक ही ऑब्जेक्ट में ना ज्यादा हम फंक्शंस ऐड कर रहे थे, जिससे क्या हो रही थी जी, कोहेशन हमारी जो थी वो डिक्रीज कर रही थी। ये भी हम नहीं चाहते, क्योंकि हम क्या कह रहे थे जी, हम शुरू से बात कर रहे हैं लो कपलिंग की और हाई कोहेशन की। तो इसको हम कैसे एड्रेस करेंगे जी, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। अच्छा, ये देखें इधर, हमने ना प्योर फैब्रिकेशन पैटर्न जो हमारे पास था उसके थ्रू हमने क्या कर लिया जी, एक आर्टिफिशियल क्लास डिजाइन कर लिया, जिसको हमने नाम दिया जी डेटाबेस कनेक्शन, डीबी कनेक्शन का। इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वो जो सेल का इंस्टेंस था जो हमने डेटाबेस में सेव करवाना था, वो हम काम इस आर्टिफिशियल क्लास की मदद से परफॉर्म कर रहे हैं। इसका क्या फायदा होगा जी, द सेल रिमेन्स वेल डिजाइन विद हाई कोहेशन एंड लो कपलिंग। वो जो हमारे पास सेल में जो कोहेशन और कपलिंग हमारी इफेक्ट हो रही थी, जो हमने लास्ट स्लाइड पर बात किया, इधर वो काम नहीं होगा, यानी जो सेल होगी वो वेल डिजाइन रहेगी। दूसरी चीज ये हमारे पास द डेटाबेस कनेक्शन, डीबी कनेक्शन क्लास इज इटसेल्फ रिलेटिवली कोहेसिव, यानी ये क्लास भी कोहेसिव होगी हमारे पास। The DB connection class is very generic and reusable object, यानी ये एक generic object होगा, हम इसको बार बार reuse भी कर सकेंगे। प्योर फैब्रिकेशन के बाद हमारे पास आ जाता है जी इनडायरेक्शन। ये हमारा ग्राफ पैटर्न में से जी सेकंड लास्ट पैटर्न है। इसमें देख लेते हैं जी, किस प्रॉब्लम को ये एड्रेस करेगा, कौन सी प्रॉब्लम हमारे पास होगी तो हमने इसको यूज करना है जी। प्रॉब्लम हमारे पास है जी, where to assign a responsibility to avoid direct coupling between two or more things, how to decouple objects so that low coupling is supported and reuse potential remains high। अच्छा, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है जी, हमने कैसे चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह असाइन करनी है कि हम डायरेक्ट कपलिंग जो है बिटवीन टू और मोर थिंग्स उनको उसको अवॉइड कर सकें और ऑब्जेक्ट को डीकपल कर सके, ताकि जो लो कपलिंग हमारे पास हो रही है उसको हम अपोज कर सकें और
किस चीज को सपोर्ट कर सकें जी? रीयूजेबिलिटी को हम सपोर्ट कर सकें। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है जी? Assign the responsibility to an intermediary object to mediate between other component or services so that they are not directly coupled. हमने क्या करना है जी? एक इंटरमीडिएटली ऑब्जेक्ट बनाना है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देनी है कि वो दो से ज्यादा जो कंपोनेंट्स हैं या सर्विसेज हैं उनमें मीडिएटर का काम सर अंजाम दे, ताकि क्या हो सके जी? डायरेक्ट कपलिंग को अवॉइड किया जा सके। एग्जाम्पल ये हमारे पास है जी डीबी कनेक्शन की, डाटाबेस कनेक्शन। द प्योर फैब्रिकेशन एग्जाम्पल ऑफ decoupling the sale from the database services through the introduction of a DB connection is also an example of assigning responsibility to support indirection। यानी वो जो हम डीबी कनेक्शन की आर्टिफिशियल क्लास बनाकर वो प्योर फैब्रिकेशन में सपोर्ट कर रहे थे, डिकपलिंग को कम कर रहे थे। अच्छा, वो एग्जांपल हम कहाँ यूज कर सकते हैं जी? इनडायरेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। The DB connection act as an intermediary between the sale and database, यानी ये सेल और डेटाबेस के दरमियान क्या काम कर रही है जी? इंटरमीडिएटरी रोल प्ले कर रही है हमारे पास। ये एक यूज केस डायग्राम है जी, इसको देखें। ये इनडायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही है जी। ये सेल और डेटाबेस के दरमियान जो है डीबी कनेक्शन का जो क्लास है आपने बनाई थी, आर्टिफिशियल क्लास, जो एज अ इंटरमीडिएटर के तौर पर रोल प्ले कर रही है जी। सेल हुई है, कहाँ पर हुई जी? डेटाबेस कनेक्शन में आ गई। डेटाबेस कनेक्शन से फिर कहाँ चली गई जी? डेटाबेस में चली गई। यानी ये सेल और डेटाबेस को डायरेक्टली कपल होने से क्या कर रही है? बचा रही है। इनडायरेक्शन के बाद हमारे पास आ जाता है जी प्रोटेक्टेड वेरिएशंस। ये हमारा जी लास्ट पैटर्न है ग्रास्प पैटर्न्स में। देख लेते हैं जी कि कैसी प्रॉब्लम आएगी तो हमने इसको यूज करना है। प्रोटेक्टेड वेरिएशंस जो हमारे पास पैटर्न है इसको हमने कब यूज करना है जी? प्रॉब्लम देख लेते हैं। हाउ टू डिजाइन ऑब्जेक्ट subsystems so that the variation or instability in these element does not have an undesirable impact on other element। अच्छा जी, हमने जो ऑब्जेक्ट जो है उसको कैसे डिजाइन करना है सब सिस्टम्स को कि उनकी वेरिएशन और इंस्टेबिलिटी से क्या हो जी? दूसरे ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स जो है उन पर अनडिजायरेबल इम्पैक्ट्स ना पड़े। इसका सोल्यूशन क्या है जी हमारे पास? आइडेंटिफाई पॉइंट्स ऑफ प्रेडिकेटेड variations or instability, assign responsibility to create a stable interface around them। यानी हमने क्या कर लेना है जी? प्रेडिकेटेड वेरिएशन और इंस्टेबिलिटी के जो पॉइंट्स होंगे उनको आइडेंटिफाई कर लेना है। अच्छा जी, असाइन कर देनी है हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट स्टेबल इंटरफेस अराउंड देम। यानी वो जो पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनके ये क्या कर देना है जी? इंटरफेस हमने कायम कर देना है, बना देना है।